मैच करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोग का शायद यही ग्राफ था, राइट। अगर जगह रहेगा तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास से, और नेक्स्ट क्लास से विदाउट मास्क अलाउ नहीं करूँगा। इतना न्यूज़ देखते हैं फिर भी इसको फॉलो करना है। मेरा तो मजबूरी है कि मास्क लगा के बोल नहीं सकता हूँ, और मैं डबल डोज वैक्सीनेटेड भी हूँ और थोड़ा प्रोटेक्शन लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मजबूरी है कि डाउट बताना है तो मास्क हटाना पड़ेगा। बट आप लोग तो खुद का ले सकते हैं। इसे नेक्स्ट क्लास से अगर चीज़ें अगर कुछ हो रहा है तो उसमें अलर्ट भी रहना है। नेक्स्ट क्लास से कंपलसरी है, सब लोग मास्क लगा के आइएगा। आना है लेकिन मास्क लगा के आना है। और आप लोगों के लिए भी वैक्सीन आ गया। यहाँ ए पॉइंट कौन सा था, ए था या बी था? ए मैंने कौन सा पिछले क्लास में ग्राफ ड्रॉ कर दिया था और आप लोगों को क्या टास्क दिया था? पी वर्सेस टी ड्रॉ कर दिया था, और आपके लिए दिया क्या था? क्या क्या ड्रॉ करने के लिए था? जो ड्रॉ कर दिया उसको छोड़ दीजिए, क्या क्या ड्रॉ करना था वो बोल लिए। पी वर्सेस टी वर्सेस पे, टी वर्सेस पी। एक तो ये ड्रॉ करना था और दूसरा क्या ड्रॉ करना था? भी वर्सेस टी। और चलिए जस्ट एक्सिस को उल्टा करना, नहीं देखिए। तो P वर्सेस V देकर इतना ही पूछा जा सकता था, और क्या पूछते? P V और T में यही जितना कम्बिनेशन बन सकता था उतना कम्बिनेशन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ के लिए बात करते हैं ए का। यहां देखिए स्टूडेंट, तो आपका इन 4 प्रोसेस में कौन सा 2 प्रोसेस आइसोबेरिक था? ए बी और सी डी। और यहाँ का पैरामीटर क्या था? P1 था या P2 था? P1 था, और ये क्या था? P2। इसका मतलब P1 ग्रेटर देन, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए इस केस में यही 2 लाइन हो सकता है या ना? अरे सपोज कीजिए x इक्वल टू 2 ग्राफ ड्रॉ करना है y वर्सेस x में, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं? ऐसा ही रहता है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 2। वैसे अगर p कांस्टेंट है और t वर्सेस p, और p हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो 2 पैरेलल लाइन हो जाएगा। और एक कौन सा लाइन कहलाएगा? AB का लाइन, मतलब P1 यहाँ ए पॉइंट P1 रहेगा, और एक कौन सा लाइन रहेगा एवरीवन? CD का लाइन। और ये पॉइंट कौन सा रहेगा? P2। एक बढ़िया तरीका था कि आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो 2 लाइन का तो ग्राफ ड्रॉ हो गया। बाकी एक कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, मतलब भी कांस्टेंट। और हम लोग को रिलेशन किसके बीच में चाहिए? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी का भी ग्राफ ड्रॉ की जगह तो इक्वेशन तो बनना पड़ेगा। बिना इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट? चाहे वह स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोला या हाइपरबोला, व्हाटएवर, बट इक्वेशन तो फॉर्म करना पड़ेगा। इसका भी तो इक्वेशन ही तो फॉर्म किए हैं कि P कांस्टेंट है, P इक्वल टू P1, उसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं, राइट? तो भी T वर्सेस P, और किसके लिए? BC के लिए और AD के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरे सपोज कीजिए कि किसी पार्टिकुलर
प्रोसेस के लिए, मान लीजिए बीसी ही ए पार्टिकुलर कम इन ये मेरा एक पार्टिकुलर प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। और अगर आपको नहीं माइंड क्लिक कर रहा है कि कैसे होगा, तो कुछ नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दीजिएगा। सबका सोल्यूशन यहाँ पे छुपा हुआ है। क्या लिख देना है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। और कीप इन माइंड कि आप किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप भी कांस्टेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं और आपको वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? टी। तो जो वर्टिकल एक्सिस पर आता है उसको लेफ्ट में रखते हैं और बाकी सारे टर्म को राइट में करते हैं। तो मैं टी को लेफ्ट में रख रहा हूँ स्टूडेंट, अब बाकी सारे टर्म को कहाँ लेके जा रहा हूँ? बोलिए भाई, एन आर, करेक्ट। बट पी बाई भी बाई एन आर, भी बाई एन आर इंटू वाट? पी। अब भी तो कांस्टेंट है भाई, भी कांस्टेंट है ना, तो ब्रैकेट तो कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या है? टी और पी। तो इसको अगर बाई मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं तो ये बन जाएगा स्लोप। इसका मतलब बाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एपियर टू पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एपियर टू व्हाट? तो भी कांस्टेंट के लिए तो हम लोग चार्ल्स लॉ तो पढ़ चुके हैं। चार्ल्स लॉ में क्या था? सॉरी, ये कौन सा लॉ में भी कांस्टेंट था? गेल उसे एक लॉ में, राइट। तो उसमें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। एग्री ना? इसका मतलब है कि बीसी और ऐसा इक्वेशन, ये इक्वेशन इसके लिए भी वैलिड रहेगा और इसके लिए भी वैलिड रहेगा। एग्री ना? इसके लिए भी वैलिड रहेगा और बट इन दोनों में किसका स्लोप बड़ा रहेगा? इसका स्लोप बड़ा रहेगा, इसका स्लोप छोटा रहेगा। तो पहले तो आप दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि एपियर टू कहाँ से पास करना पड़ेगा? ऑरिजिन से पास करना पड़ेगा। एपियर टू पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ए लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कौन किसको? बीसी को। ए लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडी को। अब दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ये कौन सा लाइन है? बीसी का। और ये किसका लाइन था? तो ए बी और बीसी में कॉमन है कॉमन है बी। तो पॉइंट ऑफ, इसका मतलब बी जो है वो दोनों लाइन पे रहना चाहिए। कहाँ पे रहेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया क्या? बी। ये कौन सा लाइन है? ए बी। और ये कौन सा लाइन है? ए डी। ये पॉइंट कौन सा रहेगा? और अगर आपको एक बार ए और बी पता चल गया और आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं पी वर्सेस वी में, तो बाकी डैम सी और ऐसे ही ग्राफ रहने वाला है और ये सी रहेगा और ये डी रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। तो आप में से किनका ग्राफ ये एब्सोल्युटली करेक्ट था? बाकी लोग का करेक्ट? बाकी लोग भाई देखते रहे हैं क्या? ट्राई नहीं किए? भूल गए? कितना बार तो बोलते हैं कि ऐसे जो नोटबुक है उसको कभी ऐसे भी करना है। इसमें 20 मिनट लगता, हाफ एन आवर इसको देना चाहिए था। खासकर ड्रॉपर बैच को नहीं बोलूँगा, बट 11th क्लास के बच्चे का तो इतना हैक्टिक रूटीन है नहीं। तो जो पढ़ाते हैं उसको घर पे एटलीस्ट एक बार देखना है कि काम क्या मिला है इसमें। और मेरा कौन सा पार्ट, इसका मतलब मेरा ग्राफ का पार्ट ए रहेगा। यहाँ देखिए, बात मत कीजिए, ये बहुत कमाल का चीज़ है, आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और नीट वाले बच्चे, ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। पी वर्सेस भी दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा ग्राफ का। पी वर्सेस भी देकर क्या पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर करेक्ट फॉर टी वर्सेस पी, और 4 ग्राफ दिया रहेगा। तो इसमें तो फ्री में मार्क्स है, कैलकुलेशन है नहीं, राइट। बट नहीं लगता कि जो तोड़ को जो ग्राफ सीखे हैं उसी के हेल्प से आप इस साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब तो हो जाएगा, ये करेक्ट है ना। जो भी ड्रॉ नहीं किया वो ड्रॉ कर लीजिए और सीखिए कि मैंने कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ किया। चलिए इसको हटाएं, हो गया है एवरीवन। ऑनलाइन के बच्चे कुछ ट्राई किए थे?
नेक्स्ट संडे कितना तारीख है? 2 जनवरी। नाइन्टी 99% श्योर हो कि नेक्स्ट संडे को 11th क्लास के बच्चे का पेरेंट्स टीचर मीट रहेगा। एक कंपलसरी है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं। मतलब एक क्लास उसके लिए मैं फिजिक्स का क्लास कैंसिल रखूँगा, बट 3 आवर का सेशन रखूँगा ग्रुप वाइज। यहाँ पे ही आना पड़ेगा। जूम पे क्या बात होगा? जूम पे तो सिर्फ हाई हेलो हो सकता है। पेरेंट्स से क्या बात करेंगे? उनको तो बताना पड़ेगा ना कि मतलब वो आपके फेवर में ही काम करना है कि हाँ 11th का कितना प्रेशर है। अगर 11th और 12th के सिलेबस को 100 मान लिया जाए तो नहीं लगता है कि 11th में 65 या 70 का वेटेज है। दोनों साल का सिलेबस को अगर मान लिया जाए तो सारा फिजिक्स तो 11th में ही है। पूरा मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, हीट, राइट, वेव। तो नहीं था कि मोस्ट ऑफ द फिजिक्स का सेक्शन आपका यहाँ पे है। तो अगर वो एनसीईआरटी के फिजिक्स से कंपेयर करते रहेंगे कि नहीं चैप्टर कैसे कवर है, तो उनको ब्रीफिंग करना पड़ेगा उनके कॉन्फिडेंस के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और वो दे आर अभी भी नाउ दे आर कंपेयरिंग विथ 10th क्लास कि 10th में तुम इतने अच्छे थे, 98 आते रहता था, अभी क्या हो गया, है ना। बहुत बड़ा बात। तो उनको सही से कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि वेट फॉर राइट टाइम। प्लस बच्चों को मोटिवेट कीजिए। अब मोटिवेशन इस बात को होना चाहिए कि हाँ पढ़ते रहो, बाई हार्ट पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। प्लस उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट वहाँ पे एक वर्कशीट भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। मतलब वो आपको टाइम टू टाइम, देखिए मैं आपके पीछे कितना भागूंगा, आपको अपडेट करना है। तो बहुत कंस्ट्रक्टिव और फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा, इसलिए उसमें आना है। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये रहेगा। मतलब आप मेरे अकॉर्डिंग सही से मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं तो, बाकी तो आपकी मर्जी है। आपको रेस्ट एंड मोशन का पीडीएफ शेयर किया हूँ होम असाइनमेंट का, तो यहाँ भी अवेलेबल रहेगा। बट मेरा कितना वेट कीजिएगा, यहाँ भी आपको पैसे दे के परचेस करना है, कहीं दूसरी जगह से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसमें कोई मेरा इशू नहीं है। ये ऑनलाइन वाले को होता है। और आप लोग को भी तो शेयर कर दिया हूँ ड्रॉपर बैच, तो एज सुन एज उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और वो यहीं के लिए बिल्कुल बैलेंस है और मेडिकल के लिए भी बैलेंस है, ठीक है। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, मैचिंग का है, कंप्रिहेंशन का है, पैराग्राफ का है, तो पूरा कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ देखिए, V वर्सेस T। अब V वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सा 2 प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। BC और AD में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम तो वर्टिकल एक्सिस में है, तो क्या 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, सही है ना। और ए लाइन कौन सा किसका रहेगा, V2 का, और ये कौन सा लाइन रहेगा, और एक किसका लाइन था, BC का, और एक किसका लाइन था, AD का था। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब चलिए, अब किस प्रोसेस का आपको बचा हुआ है, AB का और CD का। ये दोनों प्रोसेस है आइसोबेरिक। प्रोसेस क्या है, लेकिन दो आइसोबेरिक है तो P कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। बट मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस T का। इसका मतलब है कि ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस T का, और P कांस्टेंट है। तो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, रामबाण, कि 2 चीज़ लिखिए, एक प्रोसेस और एक PV इक्वल टू nRT। क्या क्या बातों पर ध्यान देना है, प्रोसेस P कांस्टेंट, और दूसरा क्या लिखना है, और तीसरा किसका वर्सेस किसका, करेक्ट। तो किसका वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, V वर्सेस
तो भी को लेफ्ट में रखें, ठीक है। अब बाकी सारे टर्म को कहाँ लेके चले जाइए, राइट में। ये ब्रैकेट क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसको बाई मान ले। अरे कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ था ना, दिस इज द चार्ल्स लॉ, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या रहेगा m, बाई इक्वल टू व्हाट mx। कैसा इक्वेशन, और जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप कम, क्योंकि प्रेशर टर्म यहाँ पर नीचे है, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप कम, एंड वाइस वर्सा। तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, आप बात कर रहे हैं ए बी और सी डी के लिए, ए बी और, तो पहले तो भाई दो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए ओरिजिन से पास करते हुए, और इसका स्लोप कम है, इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, P1 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका स्लोप ज़्यादा है तो ये P2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब एक कौन सा लाइन हो गया, AB, और एक कौन सा लाइन रहेगा, CD। अब दो लाइन का इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, ए लाइन है AB का, ए लाइन है BC का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B कहलाएगा। ए लाइन है CD का, ए लाइन है BC का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C कहलाएगा। और एक बार कोई भी दो लेटर मिल गया, एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो B के बाद C, तो C के बाद D, तो D के बाद A यहाँ पे रहेगा। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख सकते हैं, D, और ये क्या रहेगा A। तो आपका ओरिजिनल ग्राफ क्या रहेगा, पूरा ओरिजिनल ग्राफ रहेगा या आपका ओरिजिनल ग्राफ ये शेडेड पार्ट रहेगा, और जो मेरा साइक्लिक प्रोसेस था उसके अंदर का एरिया, ये एरिया रहेगा, इसमें कौन सा एरिया रहेगा, एरिया रहेगा, करेक्ट है ना। तो अब बताएं कि आप में से जो लोग ट्राई किए हैं किनका किनका करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, जिनसे करेक्ट नहीं हुआ है वो इसको ड्रॉ कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरीके से नहीं ड्रॉ करते, एक एक पाथ को लेकर चलते, तो आपके लिए थोड़ा लेंदी होता, और ग्राफ हो सकता है ट्रेपेजियम ड्रॉ भी होता, बट ए लाइन ऑरिजिन से पास करते हुए नज़र नहीं भी आ सकता था। तो बेटर था कि इस तरीके से ग्राफ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसको हटाया जाए, हाँ फिर से एक बार बोलिए। किसको रिवर्स कर दें, अच्छा इस डायरेक्शन को, एरो को। देखिए इनका क्वेश्चन है कि एरो को रिवर्स कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, एरो को रिवर्स कर देंगे तो फर्क ये पड़ेगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे क्लॉकवाइज मेरा मूवमेंट है, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि यहाँ भी क्लॉकवाइज रहेगा। ये सब कोई कंक्लूजन मत लीजिएगा, एक कंक्लूजन नहीं लेना है, ड्रॉ करना है ऑटोमेटिक, वहाँ पे फिर आपको मूवमेंट दिखेगा। रिवर्स कर दीजिएगा यहाँ पे एरो, फर्क यही पड़ेगा कि ये एरो यहाँ पे उल्टा नजर आएगा, क्या नजर आएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है। हो गया ना। और लास्टली ये सब नहीं याद रखेंगे, लास्टली हम लोग यहाँ से यहाँ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसा नजर आएगा वैसा काम करेंगे, ठीक है। हो गया एवरीवन। तो किसी भी पार्टिकुलर पाथ का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, तीन बातों को ध्यान रखना है। कौन कौन सा, उस पाथ का प्रोसेस क्या है, दूसरा क्या लिख देना है, PV इक्वल टू NRT, और तीसरा किसका वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब चलिए T वर्सेस V, देखिए तो यहां तक मैंने सही काम किया। एक इसको रिप्रेजेंट करेगा और एक इसको रिप्रेजेंट करेगा AD को, और उसके बाद यहाँ पे T इक्वल टू PY NR, PY
इंटू भी, यही आएगा ना। बट एक किसके लिए आप लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं ए बी और सी डी के लिए। एक काम किसके लिए कर रहे हैं? ए बी एंड सी डी के लिए। अब जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, तो प्रेशर किसका ज़्यादा है? ए बी का। पहले दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये ओरिजिन से पास करते रहे, एपियर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, सॉलिड लाइन नहीं रहेगा। एनीवे तो ए लाइन हो गया ए बी का, ए लाइन हो गया सी डी का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिखेगा स्टूडेंट? बी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिखेगा? बोलिए। सी। तो बी से सी, सी से डी, डी से ए और ए से बी, यही तो होना चाहिए, ठीक है ना। ओके एवरीवन, मैंने किसका ग्राफ दिया आपको? P वर्सेस T का दिया, करेक्ट। अब P वर्सेस T का देकर क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, या किसका किसका रिक्वायरमेंट हो सकता है? तो P और T इन्वॉल्व हो गया तो बचा क्या? V और T या P और V? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P वर्सेस V एंड V वर्सेस T। क्या इसका ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक है।
स्टूडेंट ट्राई करते रहिएगा, आप बोलने से सोल्यूशन हो जाता है, बाकी बच्चे को हिंट मिलेगा, ट्राई कर पाएंगे। मैं इसको सॉल्व करूँ तो उस टाइम पता चलेगा। अदरवाइज आप जो बोलेंगे थोड़ा भी अगर बोलेंगे तो उनको सोल्यूशन मिलेगा, बाकी स्टूडेंट को ऑनलाइन को। बाद में थोड़ा जब लोग सॉल्व कर लेंगे मैं सॉल्व करूँगा। कौन सा दो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है? दो पाथ का। सर ए बी और सी डी को तो ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा, उसमें तो एफर्टलेस है, राइट। बस आप दो लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ तक तो सबका करेक्ट होगा। ए हो गया P2 का लाइन और ये क्या हो गया? जस्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से बोल्ड लाइन सॉलिड लाइन लेता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे भी डॉटेड रहेगा। ग्राफ शुरू होता है तो इससे छोड़कर, ठीक है। अब कौन सा, तो ए किसका रहेगा? ए बी का रहेगा, और ए किसका रहेगा? सी डी का रहेगा। अब किस दो प्रोसेस का बचा? बी सी और डी ए का या ए डी का, राइट। और बी सी और ए डी आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही हो गया फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब बॉयल्स लॉ में आ गए। कौन सा लॉ? तो पहले हम लोग किसके लिए, बी सी एंड सी डी दोनों में, डी है ना, ए डी, दोनों में कॉमन बात यह है कि प्रोसेस सेम है, टी कांस्टेंट है। क्या है? दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग टी है, बट वो अलग अलग वैल्यू कांस्टेंट है। तो प्रोसेस तो सेम हुआ। प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। तो पहला बात क्या बोला था कि पहले तो प्रोसेस लिख लिया जाएगा, अब फिर क्या करना है? पी वी इक्वल टू, और फिर किसका वर्सेस किसका? P वर्सेस V है तो P को लेफ्ट में रखेंगे, अब बाकी को कहाँ रखिएगा? राइट में रखिएगा। तो एन आर टी बाई व्हाट? V। एन भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया K बाई V के जैसा, राइट। तो बाई इक्वल टू 2 बाई एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है? ये तो अलग अलग तोड़ के बताए थे ना बॉयल्स लॉ में।
क्या बॉयल्स में ऐसा कोई दो आइसोथर्म ड्रॉ किए थे? अब बताया था कि हायर टेम्परेचर का आइसोथर्म ऊपर रहेगा और लोअर टेम्परेचर का आइसोथर्म नीचे रहेगा। ये बात याद आ रहा है? चलिए, इसका मतलब दो आइसोथर्म मैंने ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है ना? अब एक कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है? T2 ज़्यादा है, तो एक किसका रहेगा? T2 का, और एक किसका रहेगा? T1 का। और एक किसका कर्व था भाई? एक कर्व था BC का, और एक किसका कर्व था? AD का। इस कर्व और इस लाइन में कॉमन बात क्या है? B। इस कर्व दो ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालना है, और इस कर्व पे भी B है और इस पे भी B है, तो B कहाँ रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो दिस इज योर B, करेक्ट। और इसमें एक क्या है? BC, और एक क्या है? CD। दोनों का कॉमन क्या है? C। बाकी तो आपको पैटर्न ऐसे ही पता चल जाएगा। B से C आएंगे, वहाँ पे कहाँ से कहाँ गए हैं? B से C, करेक्ट है ना? और C से D, और D से वहाँ का पैटर्न देख लीजिएगा, ठीक है? A डैम्स और D रहेगा, और A क्या रहेगा? A रहेगा। तो A हाइपरबोला था, तो जो स्टूडेंट आंसर दे रहे थे वो आप मैच कर सकते हैं। अगर एक सही है, किनका किनका करेक्ट हो गया है? 100% ऑनलाइन में बताइए, करेक्ट है? ठीक है। और किनका किनका रॉन्ग हो गया जो अभी तक ड्रॉ नहीं कर पाए? कहाँ पे रॉन्ग हुआ? तो ये तो बॉयज़ तो हमें पढ़ाए हैं, वहाँ पे जब पढ़ा रहे थे तो बताए तो थे कि तोड़ तोड़ कभी पढ़ा रहा हूँ, ऐसी का यूज़ करूँगा साइक्लिक प्रोसेस में। कोई बात नहीं है, देखिए 11th क्लास के बच्चों के लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है, ठीक है? तो अगर समटाइम्स क्लिक नहीं करता है, हो सकता है कि मैं बहुत स्मार्टली ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, बट इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस रहा होगा। फर्स्ट टाइम हम लोग भी ट्राई कर रहे होंगे, इसलिए फ्रस्ट्रेट इससे नहीं होना है। बट अब तो समझ में आ गया कैसे ड्रॉ होगा, करेक्ट? तो ड्रॉ कर लीजिए। इसका मतलब मेरा आंसर ग्राफ का ये रहेगा, करेक्ट है ना? मेरा ग्राफ का आंसर क्या रहेगा? हो गया। इसका एरिया क्या होगा? मेरे प्रोसेस का ABCD का एरिया P वर्सेस B में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एरिया अंडर कर्व। बोलिए, तो एरिया अंडर कर्व के लिए कर्व शुड बी क्लोज्ड, तो इसका एरिया यही रहेगा ना एवरीवन, करेक्ट है ना? जस्ट ऐसे ही बोल दिया, हो सकता है कहीं पे P वर्सेस V का एरिया आपको काम में आ जाए, बट एरिया तो अंदर का ही रहेगा। इसको हटाया जाए एवरीवन? ओके। ओके, अब किसका ड्रॉ करना है? V वर्सेस T, करेक्ट? कौन सा दो पाथ का आप ड्रॉ कर लेंगे वेरी स्मार्टली? BC और AD ड्रॉ कर लेंगे। ये रहेगा T2 और ये क्या रहेगा? T1। और एक किसका लाइन है? BC का, और एक किसका लाइन है? AD का है। यहाँ तक हो गया। अब किसका ड्रॉ करना बाकी रह गया? अब AB एंड दोनों का एक चीज कॉमन है, क्या? P कांस्टेंट। मतलब प्रोसेस क्या है? आइसोबेरिक। प्रोसेस है आइसोबेरिक,
और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पी वी वर्सेस टी, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी। किसको लेफ्ट में रखें, अब बाकी टाइम को कहाँ रख दें, राइट में, आर डिवाइडेड बाई पी। ए वेरिएबल ए वेरिएबल है और ए वेरिएबल है, करेक्ट। तो कैसा इक्वेशन हो गया, और जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप कम, और जिसका प्रेशर कम उसका स्लोप ज़्यादा। और कहाँ से पास करना है, ओरिजिन से। एपियर टू पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। एक कौन सा लाइन रहेगा, P2 का, एक किसका लाइन रहेगा, अब यहाँ पे P2 मैंने बड़ा कर दिया था, ठीक है। इसका मतलब एक किसका लाइन रहेगा एवरीवन, AB का, और एक किसका लाइन रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ए पॉइंट कौन सा, B, ए पॉइंट किसका, C, ए पॉइंट किसका, D, ए पॉइंट किसका, ठीक है ना। तो लेंदी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप सच में इंटरेस्ट से हाफ एन आवर इसमें दे देते या 1 आवर भी पूरे सप्ताह में, तब भी काम हो जाएगा। बट जितना भी ग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं तो घर पे जाकर रफ में एक बार प्रैक्टिस सेकेंड टाइम भी कर लीजिएगा, या 2-3 बार कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए कि फिर लाइफ टाइम के लिए आपके पास, या एटलीस्ट 1 साल के लिए आपके पास रहे, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, 2-3 ही बातों पर ध्यान देना है। प्रोसेस क्या है, फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी लिख देना है, और किसका वर्सेस किसका ड्रॉ करना है, दैट्स इट। और कोई बहुत लेंदी इक्वेशन आएगा क्या, जिसमें कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो भाई इक्वेशन आएगा नहीं कि 2/x माइनस 3/x², ऐसा इक्वेशन आ रहा है क्या। इस टाइप का आता है तो थोड़ा आप, या x माइनस 3/x², तब आपको थोड़ा टेंशन की बात भी थी कि इसका ग्राफ क्या होगा। ये 2 फंक्शन का समेशन है, एक है लीनियर और एक हाइपरबोलिक। तो इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, सबका हेल्प करता है स्लोप। क्या हेल्प करेगा, स्लोप, और इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग। तो बट इस तरह का तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन आता है। 2 ही टाइप का तो मैक्सिमम इक्वेशन आएगा, 3 टाइप का, एक V या P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक ये आएगा, दूसरा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और ले देकर तीसरा क्या आएगा, हाइपरबोला। 4th तो मुझे नहीं लगता कि आ रहा है, करेक्ट। इसको हटाया जाए एवरीवन। क्या बोले, नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज गिवन ग्राफ रेक्टेंगल रहेगा। गिवन ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो दे सकते हैं, बट ऐसा दिया रहेगा तो इस लाइन को आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे तक आइडिया लेने के लिए, करेक्ट। क्योंकि लाइन को बढ़ाइएगा और ओरिजिन से पास करेगा, तब आपको एक परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि किसका इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एपियर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट।
तो ऐसा भी दिया रहेगा। मैं जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ, बट ऐसा भी ग्राफ रख सकता है। और एक कंपलसरी है कि साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ 4 ही पाथ रहेगा, 5 पाथ भी हो सकता है, हालांकि 5 का ग्राफ देने का बहुत कम चांस है, मैक्सिमम 4 तक देखा गया है। और 3 पाथ भी तो हो सकता है, गिवन ग्राफ ट्रायंगल भी हो सकता है या 3 पाथ का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऐसा ही रहेगा, बट जैसा भी रहेगा ड्रॉ हो जाएगा, जैसा भी रहेगा ड्रॉ कर लेंगे। करेक्ट। ड्रॉ कीजिए। साइक्लिक प्रोसेस ग्राफ के लिए दोबारा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा 11th क्लास के बच्चे, यहाँ पे हर एस्पेक्ट से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। आज पूरा क्लास ही इसके लिए डेडिकेटेड है। चलिए, कौन सा 2 ग्राफ बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर लीजिएगा? ए बी, और अब वो पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस रहेगा, हाँ या ना? भी कांस्टेंट, राइट? तो भी कांस्टेंट कहाँ पे है? ए बी का और सी डी का, ए बी एंड, और ए रहेगा ए बी का क्योंकि ये V2 है, और ए रहेगा सी डी का बिकॉज ये क्या है? V1 है। ये तो हो गया। अब किसका बचा? BC का एंड AD, BC का एंड DA का। और BC एंड DA में क्या बात कॉमन है? टेम्परेचर है भाई कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल। और ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? मतलब बॉयल्स लॉ, यस। देन P इक्वल टू A0T/V, मतलब K/V। तो ग्राफ का नेचर पता चल गया कि ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा। बट यहाँ पे इसको बोलते हैं आइसोथर्म, राइट? 1 आइसोथर्म है या 2 है? 2 है। तो हायर टेम्परेचर का आइसोथर्म ऊपर रहेगा, लोअर टेम्परेचर का आइसोथर्म, मतलब हायर टेम्परेचर का हाइपरबोला ऊपर रहेगा और लोअर टेम्परेचर का हाइपरबोला नीचे रहेगा। एक हाइपरबोला यहाँ पे ड्रॉ करना है या 2?
दो ड्रॉ करना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो दो हाइपरबोला पहले ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट है ना। बट एक इसको रिप्रेजेंट करेगा BC को और एक इसको रिप्रेजेंट करेगा AD को। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ए पॉइंट कौन सा कहलाएगा B, ए पॉइंट कौन सा कहलाएगा C। तो B से C, C से D और D से A, दिस द ग्राफ। सब करेक्ट है एवरीवन? ठीक है, मतलब अब आप थोड़ा सा ग्राफ के साथ फैमिलियर होते जा रहे हैं, राइट। ड्रॉ हो जाएगा। तो आप सेकंड भी ड्रॉ कर लीजिए, हो गया है। इसको हटाएं? हाँ ना, बोलिएगा भाई क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलने में इतना प्रॉब्लम है। चलिए, सेकंड किसका था? P वर्सेस T का। तो P वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन सा दो ग्राफ बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा? T1 और T2 का, और एक किसका लाइन रहेगा T2 का। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है T2 और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है T1 है। और एक कौन सा लाइन था BC का, और एक कौन सा लाइन रहेगा AD का। देखिए तो आप लोग का भी यही आया है ग्राफ, करेक्ट। और एक किसका ग्राफ था P वर्सेस T। ऐसा इक्वेशन मिला होगा P इक्वल टू NR बाई V इंटू T। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपियर टू पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब वॉल्यूम जिसका ज़्यादा उसका स्लोप कम, मतलब ए रहा होगा AB का और एक किसका रहा होगा CD का। अब इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा रहेगा B ना। और ये कौन सा पॉइंट रहा होगा C। तो B से C, C से D और D से, यही तो है, करेक्ट है। चलिए तो देखिए, पहले मैं रेक्टेंगल बनाते हुए पिछले संडे से P वर्सेस V लिया रेक्टेंगल बनाकर, फिर क्या लिया P वर्सेस T लिया, फिर क्या लिया V वर्सेस T लिया है, ठीक है। इसको हटाया जाए। देखिए यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट। बाई इक्वल टू 1/x काइंड ऑफ हाइपरबोला, बाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट। वैसे ही P इक्वल टू K बाई V या
P इक्वल टू के बाई भी के पावर कुछ n, बोलिए हाँ या ना। इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, हाइपरबोला। इसका मतलब हाइपरबोला में इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज ऐसा ही रहेगा। अभी ये नहीं पूछना सर गामा क्या है, मान लेते हैं गामा कुछ है, P इक्वल टू के बाई भी टू द पावर गामा। तो एक ऐसा भी प्रोसेस होता है, क्या होता है ऐसा, तो उसका भी ग्राफ का नेचर क्या रहता है, हाइपरबोलिक ही रहता है। करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब इस टाइप का ग्राफ दिया रहेगा तो मुझे एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लिए ये हिंट करना पड़ेगा कि ये मेरा क्या है, ये जो कर्व है वो आइसोथर्म है। क्या है, अरे ये नहीं बताएंगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगा ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंट किया कि ये मेरा कर्व कैसा है, आइसोथर्म का है। तो किसका वर्सेस किसका दे दिए, P वर्सेस V। तो दो यहाँ पे पूछना चाहिए, P वर्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P वर्सेस T एंड V वर्सेस T। बोले ए साइक्लिक प्रोसेस कितना प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, 3 पाथ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या बोले, देखते हैं। देखिए सिचुएशन को लेंदी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ड्रॉ नहीं होगा। जितना स्मार्टली ड्रॉ कर सकते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले बताइए कि मैंने ग्राफ किसका वर्सेस किसका लिया, और
कोई एक पाथ बताइए जिसमें टी कांस्टेंट है। तो ए लाइन क्या ए बी का होगा, हाँ या ना? ए लाइन ए बी का होगा। अब पॉइंट इट इज, यहां देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी या इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, तभी तो इसका ले रहे हैं, राइट? तो ये पॉइंट है ए बी का। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है ए बी का है, ये आप ड्रॉ कर दिए, तो ए बी का तो ड्रॉ हो गया। अब मान लेते हैं बी सी का ड्रॉ करना है, सपोज कीजिए, या इवन ए सी का ड्रॉ करना है। बी सी का ही पहले ड्रॉ करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, जो सबसे आसान काम है वो कर लेते हैं। तो बी सी का ड्रॉ करने के लिए, बी सी है आइसोबेरिक, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, है या ना? पी कांस्टेंट। ये दोनों ग्राफ तो एफर्टलेस है ना भाई आपके लिए, एफर्टलेस ग्राफ है। तो ए किसका ग्राफ होगा? बी सी का। ए हो गया ए बी का, ए हो गया बी सी का। ए बी और बी सी में इंटरसेक्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। बी तो पता चल गया, और दो ग्राफ भी आपको पता चल गया, करेक्ट है ना? अब थर्ड ग्राफ किसका बाकी रह गया? ए सी का। और ए सी का प्रोसेस क्या है? ए सी का प्रोसेस है भी कांस्टेंट। क्या है एवरीवन? भी कांस्टेंट, आइसोकोरिक, आइसो। इसका ग्राफ के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा पी वी इक्वल टू एनआरटी। पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना पी वी इक्वल टू एनआरटी का काम चल जाए, बट ए सी में क्या काम चल पाएगा? तो पी वी इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। देन पी इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी, हाँ या ना? हो गया करेक्ट? एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एपेयर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? और एक इसका ग्राफ है एसी का ना, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफ एसी का जब ड्रॉ कर रहे हैं, यहां देखिएगा एसी का ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट एसी का ग्राफ है, करेक्ट? एसी का था, क्या बोले? यहां देखिए मेरा कंफ्यूजन है कि ग्राफ को ऐसे लेके जाएं या ग्राफ को ऐसे लेके जाएं, ये मेरा कंफ्यूजन है। नहीं समझे? इसको लेकर जाएं या इसे लेकर जाएं? देखिए यहाँ पे अगर ए लेकर जाएंगे तो ये लाइन किसका है? एसी का। और ये किसका लाइन था? ए बी का। मान लेते हैं कि ये ले लिए बाय चांस, तो एसी का और ए बी का में कॉमन क्या था? ए। तो ए ग्राफ के अकॉर्डिंग ए का प्रेशर कम और बी का प्रेशर ज़्यादा। देखिए ना, ए का प्रेशर अगर ए लाइन लेते हैं तो, और बी का प्रेशर, बट ओरिजिनल ग्राफ में किसका प्रेशर ज़्यादा है? इसका बी जो पॉइंट है, ए बी, तो ए बी इसी लाइन पर रहेगा, ए बी इस लाइन पर रहेगा कहीं, तो बी ऊपर रहेगा या ए ऊपर रहेगा, इस बात के लिए वहाँ उस ग्राफ में हिंट है। ए का प्रेशर ज़्यादा है अब बी का प्रेशर, तो ऐसा लें या ऐसा लें, तो ए का पॉइंट को बी से ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समझे इसमें हिंट? दैट्स वाई ए लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे? ए लाइन ड्रॉ करेंगे। करेक्ट है? देखिए ए भी अगर ड्रॉ करते, यहाँ देखिए ए भी ड्रॉ करते तब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता। पॉइंट ए रहता ए बी और ये क्या कहलाता? सी। इस बात का कन्फ्यूजन नहीं था, करेक्ट? और अगर ए लेंगे तब भी ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ए से बी, और ये पॉइंट क्या हो जाता?
दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दिखाया हुआ है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल ए है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ए है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए करेक्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर बोला, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ए का प्रेशर ज़्यादा और बी का प्रेशर, इसको ड्रॉ करेंगे तो ए का प्रेशर कम और बी का प्रेशर ज़्यादा। किसके साथ मैच कर रहा है? इसके साथ मैच कर रहा है, तो ए लाइन मेरा सही नहीं रहेगा। समझे? समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो मैच कर लीजिए किनका सही है किनका गलत है था। और जिनसे नहीं ड्रॉ हुआ तो यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन मैं तीनों पाथ को 1 बाय 1 तोड़ कर किया, राइट। तो दो पाथ तो बहुत आसान था ड्रॉ करना, थर्ड पाथ भी आसान था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसमें देयर इज कन्फ्यूजन कि जब इसको ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर ए का क्या मेंटेन करना है? बी से ज़्यादा। इस बात का ख्याल रख के ड्रॉ करना है, करेक्ट। दैट्स वाई दिस आपका ग्राफ जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ वो आपका ग्राफ है, ठीक है। हो गया ना यहाँ तक? ड्रॉ कीजिए फास्ट। तो आपका करेक्ट ग्राफ ये रहेगा, ठीक है। इसको हटाए, हाँ ना बोलिए भाई। सेकेंड ग्राफ V वर्सेस T। पहले सबसे आसान ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहिए। V वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान क्या है? A और A सबसे आसान है नहीं V वर्सेस T में। इसमें क्या रहेगा? V कांस्टेंट, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसमें क्या है? T कांस्टेंट, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक किसका लाइन रहेगा? V कांस्टेंट का कौन सा लाइन था? AC। और एक किसका लाइन था? AB का। और भाई AB और AC में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? ये। अगर थर्ड ग्राफ, अभिज्ञान, अगर थर्ड ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, करेक्ट। तो थर्ड ग्राफ किसका बचा? BC का। प्रोसेस क्या है? BC के लिए काम कर रहे हैं तो P कांस्टेंट है और PV इक्वल टू NRT। देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा? NR बाई P इंटू T। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपेयर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन। कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा? कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो मेरा स्ट्रेट लाइन जाएगा वो A से ऊपर रहेगा या A से नीचे रहेगा। और A से नीचे रहेगा तो क्यों रहेगा, A से ऊपर रहेगा तो क्यों रहेगा, इस बात का कन्फ्यूजन है। यही है ना। एक बार देख लेते हैं दो ग्राफ ड्रॉ करके। A तो पता है कि A से नहीं पास करेगा क्योंकि आप किस लाइन का ड्रॉ कर रहे हैं? आप ड्रॉ कर रहे हैं BC का, करेक्ट। किसका ड्रॉ कर रहे हैं? तो आपको ये तो चाहिए नहीं। A से ड्रॉ करने का मतलब है कि ये मिल जाएगा, राइट। तो ये BC के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो या एक ग्राफ को मैंने A के नीचे से पास करवाया, दूसरे ग्राफ को यहाँ से पास करवाया। बोलिए, इस लाइन का इंटरसेक्शन, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन एक किसका लाइन था? BC का ना। इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? इस लाइन और इस लाइन, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन भी क्या कहलाता? अब आपको डिसाइड करना है कि B A से ऊपर रहेगा या से नीचे रहेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? A का वॉल्यूम कम है, A का वॉल्यूम कम है, B का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये रहेगा ना। समझे नहीं समझे?
ए और बी में किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए क्या रहेगा? V2 और ए क्या रहेगा? V1। हाँ या ना? दैट्स वाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बी का वॉल्यूम ज़्यादा है और ए का वॉल्यूम कम है, इसलिए ए ग्राफ सही नहीं है, ए ग्राफ सही है। और ए से बी, अब बी से सी और सी से ए। किसी को डाउट? क्लियर है ना? तो थर्ड ग्राफ ड्रॉ करने का टाइम पे डाउट आपको हो सकता है कि जो पॉइंट आपको मिल गया है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे से स्ट्रेट लाइन पास कर दें जो ओरिजिन से जा रहा है, या ऊपर से। तो इस बात का डिसाइड हम लोग वहाँ से हिंट लेके करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी चीज़ का, तब वहाँ से डिसाइड हो जाएगा। मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। और ऑप्शन में दोनों रह सकता है, ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है, करेक्ट। तो आपका करेक्ट ग्राफ ए हुआ। इस लाइन को डिलीट कर दिया जाए। इसका मतलब है कि 3 प्रोसेस का ग्राफ भी रहेगा तो आप ड्रॉ हो जाएगा। इलेवेंथ और ड्रॉपर फिजिक्स में संडे के संडे क्या चल रहा है? हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। क्या चल रहा है? तो केटीजी जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सोचकर नहीं पढ़ाऊंगा कि केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है। दोनों जगह केटीजी सेम है, केटीजी तो केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का वर्क, केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बाकी सब कुछ डिट्टो सेम रहता है, बट 2 साइन कन्वेंशन का सिर्फ डिफरेंस रहता है, ओनली 2 साइन कन्वेंशन का, लास्ट में जाकर सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो एक बर्कडन का साइन कन्वेंशन का और एक फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन लिखने का तरीका पे, बट मेन थीम सेम रहता है। मेन थीम क्या रहता है? सेम, करेक्ट। तो जब केटीजी पढ़ाएंगे उसमें आप उसको लिख लीजिएगा, केटीजी फॉर बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसलिए जब फिजिक्स का हीट में केटी जब आएंगे तो वहाँ पे केटीजी नहीं पढ़ाऊँगा, बस शॉर्ट नोट्स लिखवा देंगे कि ये है फार्मूला, अब बनाते हैं HCB, सिंपल सी बात। नहीं तो आप लोग, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग बोर हो जाएंगे कि सर फिर से तो वही बात बोल रहे हैं। अब इसी ग्राफ को मैं फिर दोबारा फिजिक्स में अगर प्रैक्टिस करवाऊँगा तो नहीं लगता कि टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस का, यहाँ का डिफरेंट है या सेम है? सेम रहेगा। तो ये जनरल मैं सिखा रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है। आप लोग को एक टास्क दिए थे कि कैलोरीमेट्री का HCB बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बना रहे हैं? थोड़ा थोड़ा क्या होता है भाई, ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं बनाएंगे? एक खास 11th वाला को तो टाइम है, बना सकते हैं। स्कूल का एग्ज़ाम चलते रहेगा, फ्री मैनेज कीजिए, ठीक है? ओके। HCB का एक एक क्वेश्चन 11th क्लास के बैच को मेरा जानते हैं ना, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट मोशन, प्रतिबाधित मोशन, ठीक है। वो मेरा कांस्टेंट कंडीशन है कि 11th क्लास के बैच में एक एक क्वेश्चन HCB का सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो आप नहीं बोलेंगे तो ये मेरा खुद का है कि नहीं, एक कम से कम एटलीस्ट 1 बुक को कवर करवाया जाए, क्योंकि 99% बच्चे बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन सही से एक बुक भी कवर नहीं करते हैं। और सही से वो फिंगर टिप से बायो को कवर कर लें 2 बार, तब भी उनका सही से प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब किसी एक बुक का कंप्लीट नॉलेज भाई
बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे और 3000 प्रॉब्लम लिए होंगे दोनों वॉल्यूम मिलाकर, तो 3000 प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम में कुछ सिखा रहे होंगे। तो 3000 प्रॉब्लम बनाने का मतलब है कि 3000 कॉन्सेप्ट लेकर आप चल रहे हैं, एकदम 3000 का फील्ड, राइट। मतलब उसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आंसर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका कंप्लीट नॉलेज होने का मतलब आप टीचर बन गए हैं। किसी एक बुक को तो कवर किया जाए कि थीम क्या है, और बिगिनर के लिए बेस्ट है। मतलब मार्केट में देखिए डीसी पांडे, अरिहंत का डीसी पांडे भी है, जितना आप जानते हैं वो मैं भी जानता हूँ। यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, ये है, हेन है, तेन है, राइट, बहुत सारा चीज़ है। मैं किसी बुक का क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट उसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स ज़्यादा है और फिजिक्स कम है। मुझे तो फिजिक्स का मेन थीम पहले पकड़ना है, क्योंकि आईआईटी का जो पूछने का तरीका है उसमें सारे प्रॉब्लम बहुत मैथमेटिकल रहता है। वो फिजिक्स जानना चाहते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक बना के देखिएगा, वो प्रॉपर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। कुछ प्रॉब्लम तो टफ रहेगा जो रैंकल के लिए रहता है, बट ऑन एन एवरेज सही से तैयारी किया जाए तो 40% ऐसा प्रॉब्लम होता है जो सब बना सकता है, अगर सिलेबस सही से कवर है तो। इसलिए वो बनेगा, ठीक है। चलिए इसको हटाएं। देखिए ए ग्राफ दिया हुआ है, किसका वर्सेस किसका। जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि इट इज कंपल्सरी कि ऑलवेज रेक्टेंगल रहेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज रेक्टेंगल रहेगा, ट्रायंगल भी रहेगा, राइट। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल भी रहेगा, ऐसा भी तो रह सकता है। एक ट्रायंगल नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है, राइट। तो मैंने इसका वर्सेस इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन उसमें ये दिखा ऐसे डॉटेड दिखाया रहता है, नहीं दिखाया रहता है तो आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। किस नहीं, इसको आगे बढ़ाने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कहाँ से पास कर रहा है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस बात से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा प्रोसेस निकालने में, राइट। और तब ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ, बोलिए, P वर्सेस V, और क्या हो सकता है V वर्सेस T। जो भी ग्राफ रहेगा उसमें सबसे पहला काम होता है कि जितना प्रोसेस का पाथ का कॉम्बिनेशन है सारा प्रोसेस जाना जाए, राइट। ए बी कौन सा प्रोसेस है, सी ए कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। और बी सी कौन सा प्रोसेस है, इस थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, इसका तो निकल जाएगा, राइट।
इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, और किसका वर्सेस किसका ग्राफ है। तो भाई BC का प्रोसेस निकालने का तरीका है कि जब भी आपको प्रोसेस नहीं पता है तब भी PV इक्वल टू NRT लिख दीजिए। PV इक्वल टू व्हाट, अब P इक्वल टू, क्योंकि P और T का ग्राफ है, किसका ग्राफ है भाई। और इस ग्राफ का स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसमें स्लोप का काम कौन कर रहा है, तो एक कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। भी क्या होना पड़ेगा, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोकोरिक। तो ग्राफ ड्रॉ करने का पहला तरीका क्या हुआ कि सारे पाथ का प्रोसेस पता होना चाहिए, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो ये था आइसोबेरिक, ये है आइसोथर्मल, और एक क्या हो गया, आइसोकोरिक। अब ड्रॉ कीजिए। समझ में आ गया ना कि पाथ कैसे निकाल लेंगे। चलिए स्टूडेंट, सबसे आसान तो है AB ड्रॉ करना, नहीं, और उसके बाद क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट और V कांस्टेंट। ये दो ग्राफ बहुत आसान था मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, करेक्ट। तो ए कौन सा लाइन रहेगा, ए लाइन रहेगा BC का। ए कौन सा, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, B कॉमन है। अब कौन सा बचा, AC का, और AC क्या है, आइसोथर्मल, मतलब बॉयल्स लॉ, मतलब P और V का ग्राफ कैसा रहेगा, हाइपरबोला, करेक्ट है ना। तो हाइपरबोला जब रहेगा तो हाइपरबोला एक ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, हाँ या ना। तो कौन सा लें, B से नीचे हाइपरबोला बनाएं या B से ऊपर बनाएं। अब B से ऊपर क्यों बनाएंगे, अगर B से ऊपर बनाएंगे और ये जो हाइपरबोला रहेगा, यहाँ देखिए, एक कौन सा लाइन था स्टूडेंट, एक बार फिर से बताइए तो, AB, और एक कौन सा लाइन था, BC, और एक कर्व कौन सा हो सकता है, AC का, या एक किसका हो सकता है। अगर A लेते हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C कहलाएगा। इसका मतलब है कि C का प्रेशर ज़्यादा और B का प्रेशर कम है, या ना। C का प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग C का प्रेशर ज़्यादा और B का प्रेशर, बट रियल ग्राफ में किसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब C यहाँ होना चाहिए। इसका तो ये मेरा क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो B से C और C से A, तो दिस इज द ग्राफ। ये बहुत टफ है, बहुत इंटरेस्टिंग तो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, राइट, विथ सम कॉमन सेंस। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाइपरबोला ड्रॉ करना है तो B से ऊपर ड्रॉ करें या B से, और कैसे डिसाइड करेंगे, ओरिजिनल ग्राफ में देखेंगे वैल्यू किसी दो पॉइंट का, ठीक है, वहाँ से डिसाइड हो जाता है। V वर्सेस T का ड्रॉ कीजिए। इसको हटाएं एवरीवन।
V वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करने में कौन सा दो ग्राफ सबसे आसान रहेगा आपके लिए? कौन सा? अच्छा, V जहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, तो V का कांस्टेंट है, ये BC हो गया, और जहाँ पे T कांस्टेंट है ये हो गया AC। करेक्ट? इसका मतलब आपका पॉइंट C तो मिल गया, करेक्ट है ना? अब एक थर्ड पाथ बचा हुआ है, कौन सा? AB का, और AB का प्रोसेस क्या है? आइसोबेरिक, मतलब P कांस्टेंट। तो फिर क्या लिखना चाहिए? जिसका आपसे स्मार्टली नहीं हो पा रहा है ऐसे, उसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT या V इक्वल टू, इतना आसान तो है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एपियर टू पासिंग थ्रू। अब यहाँ पे है कि सर ऐसे पास करें या ऐसे पास करें, करेक्ट? C से ऊपर या C से नीचे। तो अगर यहाँ ए ग्राफ अगर होगा तो ए कौन, किसका ग्राफ हो सकता है? AB का। और ए किसका हो सकता है? AB AB का हो सकता है। और ए ग्राफ रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, करेक्ट? और ए रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए। C और A में देखिए तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? एक काम करते हैं ना, वह एक मिनट, ए पॉइंट कौन सा हो सकता था? उससे भी आसानी से हो जाएगा। ए पॉइंट कौन सा हो सकता था? B, करेक्ट? और अगर ए रहता तो पॉइंट कौन सा हो सकता था? B। C और A में थोड़ा कंफ्यूजन है, वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है, राइट? ये थोड़ा कम, C और A का को लेकर हम लोग ग्राफ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं किया, मतलब मुझे एकदम बहुत फास्ट करना है, बट C और A को बीच में, इस यहाँ और इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो मुझे वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा कंपेयर करने के लिए। बट B और C का कंपेयर करेंगे तो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, राइट? B और C में किसका टेम्परेचर ज़्यादा? B का टेम्परेचर ज़्यादा और C का टेम्परेचर ओरिजिनल ग्राफ में, राइट? इसका मतलब ए रहना चाहिए B। इसका मतलब ए ग्राफ मेरा गलत है, ठीक है? और ए ग्राफ मेरा सही है, करेक्ट है ना? इसके वर्टिकल लाइन पे पॉइंट को कंपेयर करते थे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था वॉल्यूम को लेकर। ओरिजिनल ग्राफ्स में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर देखिए तो ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो करेक्ट ग्राफ हुआ A से B, B से C और C से A। दिस इज द करेक्ट ग्राफ। समझ में आ गया? चलिए, करेक्ट है एवरीवन। अब साइक्लिक प्रोसेस ग्राफ इस टाइप का आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पक्का? तो मैं 2 होमवर्क देता हूं और उसको नेक्स्ट संडे को डील नहीं करूंगा, मतलब इतना के बाद मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपसे हो जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट संडे को मेरा हेडिंग रहेगा ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। कौन सा लॉ? और ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बाद मैं KTG पढ़ाने से पहले जितना तक थ्योरी पढ़ाया हूँ उस पर पहले मैं क्लास असाइनमेंट सॉल्व करूँगा और तब KTG में आऊँगा। और KTG कवर करेंगे तब पढ़ाएंगे वान डेर वाल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, ठीक है? Draw the graph P versus V and P versus T. Draw the graph
P वर्सेस V एंड P वर्सेस, भाई दो ही तो बचा, P वर्सेस T। बात मत कीजिए। जो भी यहाँ पे कर्व है, बोथ हाइपरबोलिक कर्व आर आइसोथर्म, ये मेंशन कर लीजिएगा, बोथ हाइपरबोलिक कर्व आर आइसोथर्म। मैं किसका ग्राफ दिया? P वर्सेस V का। P वर्सेस, ड्रॉ द ग्राफ। P वर्सेस T एंड V वर्सेस T। बस ये दो आपका होमवर्क है। ओके एवरीवन।